हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूपपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सुमित्रा और अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा महेश, उसकी पत्नी साधना और उनके 2 बच्चे, बेटा सोनू और बेटी राधा। मंझला बेटा गणेश, उसकी पत्नी पद्मिनी और उनका बेटा राजू। सबसे छोटा बेटा श्याम, उसकी पत्नी रुक्मणी और बेटी कविता। तुम दोनों घर के बड़े हो। बेटा महेश और गणेश, तुम पे ही घर की जिम्मेदारी है। जी पिताजी, हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। श्याम को तो तुम दोनों जानते ही हो, वो कोई बात नहीं पिताजी, वो घर के बाकी काम तो अच्छे से देखता ही है और अपने घर के खर्चे लायक तो दुकान से कमा ही लेता है। महेश के बेटे सोनू की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। एक दिन अचानक सोनू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसे तो बहुत तेज बुखार है, ना जाने किसकी नजर लग गई है इसको। पद्मिनी, जरा मिर्ची तो ले आ, मैं नजर उतार देती हूँ। मैं इनसे कहती हूँ जल्दी ही डॉक्टर को बुला के ले आए। कुछ देर में श्याम डॉक्टर को ले आता है। सोनू को अच्छी देखभाल और इलाज की जरूरत है। अभी के लिए मैं दवाई लिख देता हूँ, आप इसको समय पर देते रहना। सोनू की तबीयत अब ज्यादातर खराब रहने लगती है। महेश तो काम की वजह से अपने परिवार को ही समय नहीं दे पाता है, पर वो घर में कभी किसी चीज की कमी होने नहीं देता। बस चिंता तो उसके बेटे सोनू की है। ना जाने किसकी नजर लग गई है हमारे सोनू को। साधना भी बहुत परेशान रहने लगी है। सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए घर की जिम्मेदारियाँ छोटी बहू को दे दूँ। हाँ, ये भी ठीक है, फिर साधना अच्छे से सोनू का ध्यान रख पाएगी। तभी पद्मिनी वहाँ आती है। माँ जी, हमारे बुआ के मामा के लड़के के भतीजे की शादी है, मुझे जाना है, मैं निकलती हूँ। ठीक है, और राजू? माँ जी, उसको नहीं लेके जा रही, रुक्मणी के पास रह लेगा, मैं भी 10-15 दिन में आऊंगी। इतना कहकर पद्मिनी खुश होते हुए वहां से चली जाती है। सुमित्रा साधना के पास आती है। माँ जी, जब तक सोनू की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, क्यों ना आप घर की चाबियां रुक्मणी को दे दें। हाँ बहू, सोच तो मैं भी यही रही थी, पर क्या रुक्मणी इतना सब संभाल पाएगी? क्योंकि मंझली बहू को तो मायके से ही फुर्सत नहीं लगती। माँ जी, रुक्मणी पढ़ी लिखी है, घर के सभी कामों और हिसाब किताब में होशियार है, और फिर मैं और आप तो हैं ही उसकी मदद के लिए। ठीक है बहू। अब घर की चाबियां रुक्मणी के पास आ गईं। शायद श्याम के हिस्से की जिम्मेदारियां उसने ले ली थी। कुछ दिनों में ही वो सब काम अच्छे से संभाल लेती है। रसोई के काम, जानवरों की देखभाल, घर के सभी लोगों का खाना, दवाई, बच्चों की पढ़ाई। साधना, रुक्मणी तो घर की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही है। हाँ माँ जी, वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से घर के सारे काम कर रही है। हाँ, पूरा हिसाब किताब अच्छे से रखती है, कुछ भी सामान बर्बाद नहीं होने देती। और एक पद्मिनी है, वो संपन्न परिवार से है और वो दहेज में भी बहुत लाई है। उसे तो लगता है कि उसका पति ही घर में सबसे ज्यादा कमाता है। हाँ, इसलिए वो घर के काम में मदद नहीं करती, बस वो अपने सजने संवरने और टीवी में ही लगी रहती है। कुछ दिनों बाद जब पद्मिनी अपने मायके से वापस आती है और जब उसे पता चलता है कि घर की चाबियां छोटी बहू के पास आ गई हैं, तो ये देखकर पद्मिनी को बहुत जलन होती है। उसे लगता है कि घर में सबसे अहम दर्जा उसी को मिलना चाहिए। इस घर में तो छोटे बड़े की कोई कदर ही नहीं है। मंझली बहू के होते हुए घर की चाबियां छोटी बहू को दे दी। मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है इस घर में। तुम क्यों ऐसा सोचती हो? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि छोटी ने सब अच्छे से संभाल रखा है। पर ये कहाँ की बात हुई? वो घर में सबसे छोटी है, छोटे भैया तो कुछ करते ही नहीं हैं, और उनकी पत्नी पूरे घर की मालकिन बनी बैठी है, और मैं उसकी नौकरानी। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे उससे पूछना पड़ा करेगा। तो क्या हुआ? वो क्या कोई गैर है? अपनों से पूछने में भी कैसी शर्म।
तुमसे तो बात ही करना बेकार है। पद्मिनी परेशान होकर अपनी बड़ी बहन को फोन करती है और रोते हुए उसे सब बात बताती है। अगर तुझे घर की चाबियां चाहिए तो साधना और सास को खुश कर ले। कैसे खुश करूं उन्हें? जैसा जैसा मैं बताती हूँ वैसा ही करना। भला ये भी कोई बात नहीं, जीजा जी सबसे ज्यादा कमाते हैं और तू छोटी के टुकड़ों पर पले। पद्मिनी अपनी बहन के कहे अनुसार ही करने का सोचती है। पहले वो रसोई की तरफ जाती है। आज कैसे रास्ता भूल आई रसोई की तरफ। सोचा थोड़ी मदद कर दूं, लाओ सब्जी ही काट देती हूँ। छोटी जरा सब्जी तो ले आना, मंजली काटने को कह रही है। छोटी बहू अंदर से 5 किलो कटहल लेकर आती है। इसे देखते ही मंजली को पसीना आना शुरू हो जाता है। कटहल दीदी, वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। पद्मिनी वहां से तुरंत चली जाती है। शाम के खाने के बाद मंजली अपनी सास के पास जाती है। लाओ माँ जी, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे आज सूरज किधर से निकल आया? ठीक है, ये औषधियों वाला तेल है, इससे कर दे। पद्मिनी जैसे ही उस तेल को खोलती है उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध होती है। इतनी बदबू, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। पद्मिनी जल्दी जल्दी मालिश खत्म करने की कोशिश करती है। अरे अरे, ये क्या कर रही है? मेरे हाथ पैर तोड़ेगी क्या? तू रहने ही दे। इतना सुनते ही पद्मिनी झट मालिश को छोड़कर दौड़कर बाथरूम में आती है और घंटों तक साबुन से हाथ धोती है। उफ, ये बदबू कैसे जाएगी? बड़ा चली थी सास को खुश करने। पद्मिनी फिर अपनी बहन को फोन करती है। शाम से नहीं मान रही तो दाम देकर दे। कैसे दाम? उसकी बहन जैसा कहती है पद्मिनी वैसा ही करती है। अगले दिन पद्मिनी फिर से बड़ी बहू साधना के पास आती है। ये लो दीदी, 10,000 रुपए इस महीने के घर खर्च के लिए ले लो। अब बड़े भैया अकेले घर की जिम्मेदारियां उठाएं, ये तो नहीं देखा जाता हमसे। रुक्मणी को ये सुनकर बुरा लगता है। वो समझ रही थी कि पद्मिनी का इशारा किसकी तरफ है, पर वो कहती भी तो क्या। ले रुक्मणी, ये पैसे संभाल कर तिजोरी में रख दो। ये देखकर पद्मिनी दांत पीसकर रह जाती है। इसके बाद पद्मिनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ये लीजिए बनारसी साड़ी, आपके लिए लाई हूँ मैं। अरे अब मेरी उम्र कहाँ कि मैं ये सब पहनूं? और रुक्मणी के पास कोई नया कपड़ा नहीं है, उसी को दे देती हूँ। रुक्मणी इधर आओ। सास रुक्मणी को साड़ी दे देती है। पद्मिनी फिर मुंह बनाकर रह जाती है और अपनी बहन को फिर से फोन करती है। शाम भी काम नहीं आया, दाम भी काम नहीं आया, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो फिर दंड अपना, जब भी कोई मौका हाथ लगे राई का पहाड़ बना लेना। और जल्द ही पद्मिनी को वो मौका मिल गया। अगले दिन बाजार जाने के लिए रुक्मणी तिजोरी से पैसे निकालती है। जल्दी जल्दी में वो तिजोरी बंद करना भूल जाती है और बाजार के लिए चली जाती है। पीछे से पद्मिनी का लड़का राजू वहां आता है और तिजोरी से कुछ पैसे निकाल करके ले जाता है। शाम को रुक्मणी जब बाजार से आकर हिसाब करने बैठती है तो उसे रुपए कुछ कम लगते हैं, पर उसे नहीं पता चलता कि पैसे किसने लिए होंगे। अगले दिन वो देखती है कि राजू के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं। राजू, ये सब तुम कहाँ से लाए? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो चाची, मैं कल तिजोरी से पैसे तुमने लिए? राजू ये सुन के जोर जोर से रोने लगता है। ये सुनकर पद्मिनी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ राजू? चाची ने मुझे कहा मैंने चोरी की। हाय राम, मेरे फूल से बच्चे को चोर बना दिया। इस घर के लिए इतना किया, तब भी आज ये दिन देखने को मिल रहा है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी पास की खिलौने की दुकान का दुकानदार वहाँ आता है। बहन जी, ये लीजिए आपके 1500 रुपए। आपका लड़का राजू आया था खिलौने लेने और बाकी के पैसे वहीं भूल गया। दुकानदार के जाने के बाद पद्मिनी जानते हुए भी कि राजू ने गलती की है और ज्यादा हंगामा करने लगती है।
अरे तो क्या हो गया, ले लिया तो हमारे ही पैसे और हमारे ही बच्चे के काम नहीं आएंगे। हम देते भी तो हैं, किसी और के टुकड़ों पर तो नहीं पल रहे। दीदी अब बात को बड़ा ना करो, राजू ने बिना पूछे पैसे लिए हैं जो कि गलत है। घर की चाबियां क्या मिल गई, खुद को मालकिन ही समझने लगी हो तुम तो। अरे खुद के दम पर करके खाओ तब पता चले आटे दाल का भाव। भाइयों के पैसे पर तो हर कोई मौज कर लेता है। इतना सब सुनकर रुक्मणी चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसको उदास बैठा देखकर श्याम उससे पूछता है, क्या बात है रुक्मणी, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? ये रोज रोज के ताने अब नहीं सुने जाते। मंजली दीदी घर की चाबियां चाहती हैं तो उन्हें सौंपकर हम यहाँ से चले जाते हैं। पर मेरी हालत तो तुम्हें पता ही है ना, ऐसे हम कैसे अलग रह पाएंगे? मैं भी कोई काम करूंगी, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। जैसा तुम ठीक समझो। जब वो अपना फैसला घर पे बताते हैं तो घर वाले बहुत रोकते हैं, पर वो दोनों अलग घर के लिए निकल पड़ते हैं। पद्मिनी खुश होकर अपनी बहन को फोन करती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इसे कहते हैं एक निशाने से दो शिकार। चाबियां भी मिल गई और रुक्मिणी से भी पीछा छूट गया। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते